हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थि शरीर के बारे में। तो देखो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के बात करें तो ये इसकी वेटेज जो है 4 मार्क्स की है, तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। तो पढ़ते हैं इसे। तो देखो, एक बार आप बुक से ज़रूर पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें श्लोक आता है। तो मेन बात करेंगे जो टॉपिक्स जो है NCSM के करिकुलम में गिवन है, तो उसे श्लोक की फॉर्म में, और मैं साथ साथ आपको श्लोक और हिंदी दोनों बताता जाऊँगा। तो सबसे पहला आता है इसमें रसहस्रिक मांस में दस्ती मज्जा शुक्राणी धातु। देखो, इसका मतलब सिंपल है कि रसरक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं होती है और ये सभी शरीर का क्या करती है, धारण करती है। अस्थि या धातु इन 7 में से 5वां धातु है। ठीक है, यहाँ 5वां अस्थि धातु जो है स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली होती है। क्लियर है। उसके बाद आता है अस्यते इति अस्थि, भी बोलते हैं अस्यते इति अस्थि, मतलब वही है। इसका जो है डेफिनेशन है, कहते हैं कि इसी से वह जो है अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक समय तक अपने ही रूप धारण किए हुए रहता है, क्योंकि हमें पता है कि बोन जो है ज़्यादा देर सबसे ज़्यादा जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मृत शरीर को ज़मीन में जब दबा देने के पश्चात जो है कुछ दिनों के बाद वही मिट्टी खोदकर जो है देखी जाती है और उसमें अवशेष मिलते हैं। क्या मिलता है? अस्थि मिलता है सिर्फ, बाकी नहीं दिखते, और अस्थियाँ वैसा ही मिलेगी। इसी से कहना है कि अधिक समय तक स्थिर रहता है अस्थि, क्योंकि शरीर की रचनाओं में सबसे कठिन अंश जो है अस्थि ही होता है। तो अस्यते इति अस्थि यही रहता है, और रसहस्रिक ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट आता है इसकी, देखो पंच महाभूत की बात करें, इसकी 5 भौतिक संगठन क्या है। तो यहाँ पे श्लोक आता है, लर्न करना ही आपको, कर लेना लर्न। महाभूतानाम खम वायु अग्नि रापः क्षितिस्ततः। कहने का मतलब है अस्थियों का संगठन जो है वो 5 भौतिक होता है। ठीक है, क्या होता है? 5 भौतिक दृष्टि से देखा गया। तो सबसे पहले बात करें अस्थियाँ जो होती है उसका छिद्रित होना, पोरस होना, छिद्रिष्ट स्पॉन्जी भाग युक्त होना, वैस्कुलर कैनाल तथा अस्थियों के अंदर की रक्तवाहिनी कलाएँ जो है, मतलब हैवर्शियन सिस्टम जो है उसका बनना आकाश महाभूत के कारण होता है। तो 5 महाभूत है ना, तो खम क्या रहता है? आकाश है। तो आकाश के बारे में बताया कि पोरस होता है, बिकॉज ऑफ आकाश महाभूत क्या क्या रहते हैं, आकाश महाभूत की वजह से जो है वो पोरस रहता है, स्पॉन्जी रहता है, हैवर्शियन सिस्टम बनता है, और आकाश महाभूत जो है अर्थात रिक्त स्थान जो है उसमें होता है। उसके बाद बात करें, आकाश हो गया। उसके बाद वायु के बारे में बात करें तो वायु में क्या रहता है? अस्थियों की प्राणमयता, परिवर्तनशीलता, वृद्धि और पुनर्उत्पादक यानी रीजनरेशन के गुण जो है वायु महाभूत के कारण होते हैं। मतलब ये सारा जो है हिंदी की बात हो रही है, मेन श्लोक ध्यान में रखना, हिंदी आपको याद आई जाएगी। ठीक है, तो वायु के वजह से होती है ग्रोथ, होती है रीजनरेशन होती है, मेन चीज़ें याद रखो। उसके बाद बात करें आकाश वायु हो गया। उसके बाद अग्नि की बात करें तो अस्थियों का जो है रक्तमयता होना अग्नि महाभूत के कारण है। ठीक है, अस्थियों का रक्तमयता अग्नि महाभूत के कारण होता है। अस्थियों का लचकीलापन जल महाभूत के कारण होता है। ठीक है, लचकीलापन हो गया जल महाभूत के कारण। और लास्ट आता है पृथ्वी महाभूत के कारण क्या रहता है? अस्थियों का खनिज युक्त होना। ठीक है, क्या? अस्थियों का खनिज युक्त होना पृथ्वी महाभूत के कारण होता है। तो 5 महाभूत के कारण हमें क्लियर है कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है इसमें उत्पत्ति की बात करें तो श्लोक है, याद कर लेना, रसाद रक्तम ततो मांस, मांस मेद तत् प्रजायते, मेद अस्थि ततो मज्जा, मज्जा शुक्रम तू जायते। कहने का मतलब सिंपल है कि मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति हुई है, इसमें यही है, उत्पत्ति हो गया। उसके बाद देखो टाइप्स की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स जो है क्या क्या रहते हैं। तो देखो इसमें क्या रहता है, एतानी पंच विधानी भवंती तथाद्या। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 5 टाइप की अस्थि होती है। ठीक है, क्या होती है? 5 टाइप की अस्थि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। 5 के नाम पता होने चाहिए। क्या क्या है? कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक, अग्नि, ये सब याद कर लेना आप। तो इसमें एक एक करके बात करते हैं कि इन अस्थियों में क्या होता है। ठीक है, तो एक रफ आइडिया हमें होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है तेषाम जानु नितंब अंश गद तालु शंख शिर स कपालानी। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों में ये रहता है। तो इसमें जो है ये है गंड है, गंड और तालु, ये क्या है हमारे पास? गंड है। ठीक है, क्या क्या हो गया? तेषाम जानु नितंब अंश गंड हो गया। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि इसमें क्या क्या रहता है? जानू यानी पटेला, जानू पटेला हो गया, कहाँ पे? हाँ, जानू पटेला हो गया। नितंब हो गया हमारा इलियम, अंश हो गया स्कैपुला, गंड हो गया क्या? जाइगोमेटिक बोन, तालु हो गया पैलेटाइन बोन, शंख हो गया टेम्पोरल बोन, और शिर हो गया स्कल। इसमें क्या रहता है? कपाल अस्थियाँ होती है, ये चौड़ी, विस्तृत, फैली हुई तथा चपटी होती है। ठीक है, कपाल हो गया फैली हुई, चपटी होती है, यानी फ्लैट, एक तरीके से कह सकते हैं फ्लैट बोन जो होती है वो क्या है? कपाल अस्थियाँ। ठीक है, तो चौड़ी, विस्तृत, फैली हुई, चपटी होती है। नेक्स्ट बात करें, क्लियर है ये? नेक्स्ट बात करें रोचक अस्थि क्या रहता है? तो रोचक में रहता है दशनास्तु रोचकानी, इसका मतलब है कि दांत। तो रोचक अस्थियाँ है जिनकी चमक व आकृति नमक के रबे के समान हो,
उनकी गणना दांतों में की जाती है। ठीक है, तो रुचिक अस्थि में दांत की बात आ गई। नेक्स्ट आता है घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षिकेशु अक्षिको शेषु तरुणानी। ठीक है, तो तरुण अस्थि में क्या रहता है, क्या क्या आता है, घ्राण आता है, नोज आता है, कर्ण आता है, ईयर, ग्रीवा यानी नेक, उसके बाद अक्षी कोश आई को कहते हैं, में तरुण जो है संज्ञक अस्थियाँ होती है। ठीक है, तो श्लोक याद कर लोगे तो आपको एक रफ आइडिया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्श्व पृष्ठ उरह स वलयानी, यानी वलय अस्थि में क्या रहता है, पार्श्व यानी रिप्स, पृष्ठ यानी बैकबोन, बैकबोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, उरह यानी क्या रहता है, उरह का मतलब होता है स्टर्नम है, उसकी अस्थियाँ वलय होती है। उसके बाद आता है नलक अस्थि की बात करें। नलक अस्थि क्या, देखो नलक अस्थि की बात करें तो इसमें रहता है शोषानी, यानी शेष अस्थियाँ नलक अस्थि होती है कि इन चारों को छोड़ के 1 2 3 4 इन चारों को छोड़ के जो बची हुई अस्थियाँ है वो क्या रहती है, नलक अस्थि। ये शाखाओं में लंबी नली के आकार की होती है। ठीक है, तो शेषानी नलक संज्ञानी, तो शाखाओं में लंबी नली के आकार की होती है। ठीक है, तो इसमें हमारी बात हो गई किसकी, तो टाइप्स की बात कर ली हमने। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखो कार्य। कार्य इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो अगर हम अस्थि की बात कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखो श्लोक है, श्लोक क्या था हमारा, अभ्यंतर्गतौ सार्यता तिष्ठन्ति भुरुहा, उसके बाद रहता है अस्थि सारिस्थता देहा घ्रियन्ते देहिनाम ध्रुवम। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे वृक्ष अपने शरीर के अंतर्गत काष्ठ रूपी सार के सहारे से खड़े रहते हैं, सही बात है, वैसे ही प्राणियों के देह भी अस्थि रूप सार के सहारे से धारण किए जाते हैं। तो हम बात करें कार्य क्या रहता है, तो बोला गया जैसे वृक्ष जो है अपने शरीर के अंतर्गत जो है काष्ठ रूपी सार होता है उसके सहारे खड़ा रहता है, वैसे ही प्राणी किससे खड़े रहते हैं, अस्थि रहती है, बोन रहती है उनमें, उसी के सहारे जो है खड़े रहते हैं। कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यस्माद चीरविनष्टेषु त्व अंगमासेषु शरीरिणाम अस्थिनी न विंशयति सार्यतानि देहिनाम। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो देखो पहले में अगर हम बात करें तो इसलिए प्राणियों की त्वचा जो होती है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसलिए प्राणियों की त्वचा मांस तथा शरीर की अन्य अस्थिवहीन मृदु धातुएं देर से नष्ट होने पर भी अस्थियाँ नष्ट नहीं होती। ठीक है, बाकी सारी देर में नष्ट हो या पहले नष्ट हो, बट अस्थियाँ जो है नष्ट नहीं होती इसी कारण। ठीक है, अस्थियाँ जो होती है वो नष्ट नहीं होती क्योंकि ये प्राणियों के शरीर में सार है। ठीक है, प्राणियों के शरीर में अस्थियों का आत्मलंबन। तो नेक्स्ट आता है क्या है, मांसेन निबदानी सिराभि स्नायु शिरस्तथा अस्थिन्य अवलंबनम कृत्वा च शीर्यंती पतति। तो देखो क्या है कि अब देखो इसमें बात करें कार्य की बात चल रही है, तो प्राणियों के शरीर में अस्थियों का लंबन जो है करके सिरा और स्नायुओं के द्वारा मांस अस्थियों में बंधा रहता है। ठीक है, सिरा स्नायु के द्वारा मांस अस्थियों में बंधा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, अतएव वो अन्य व्यस्त होता रहता है और गिरता नहीं है। सही बात है। मानव शरीर के निर्माण का आधार जो है अस्थियाँ हैं, हमें पता है मानव शरीर के निर्माण का आधार क्या रहती है, बोन ही रहती है। ठीक है, जिस प्रकार भवन निर्माण को लोहे के गाटर सहारे देते हैं उसी प्रकार जो है बोन रहती है, हमारी बॉडी को सहारा देती है, जिससे अस्थि कंकाल शरीर का जो है सुदृढ़ आकार बनाता है। अस्थियों के सहारे शरीर के बंधन का कार्य जो है स्नायु यानी लिगामेंट जो है एवं आकार देने का कार्य मसल्स करती है, मांसपेशी करती है, जो अस्थियों के ऊपर आच्छादित रहती है। उसके बाद अगर हम इन जनरल बात करें तो बहुत सारे अस्थियों के कार्य रहते हैं, मेन हमने ये सारी बात कर ली। ठीक है, उसके बाद आता है अप्लाइड एस्पेक्ट्स की बात करें। देखो अप्लाइड एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद जब पढ़ोगे तो अप्लाइड एस्पेक्ट आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो देखो अप्लाइड एस्पेक्ट्स की बात पे आते हैं। तो अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या क्या, तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें क्या रहता है, अथ। तो देखो इसमें रहता है अथ जंगा उरु भग्नानाम कपाट शयनम हितम कीलका बंधनार्थ च पय कार्य विजानता। देखो कहने का मतलब है कि अगला भी पढ़ लेता है, यथा न चलनम भगनस्य क्रियते तथा संधे उरु अभ्यस्त द्व तले च एक कीलकः। कहने का मतलब है कि जंगा और उरु के भग्र में, मतलब जब फ्रैक्चर हो जाता है, जंगा क्या है फीमर और उरु क्या है टिबिया फिर, तो जब क्या है फ्रैक्चर ऑफ फीमर एंड टिबिया फिबुला जब हो जाता है, भग्र में जब फ्रैक्चर हो जाता है, तो कपाट शयन हितकर होता है। ठीक है, क्या हितकर होता है, कपाट शयनम, कहाँ पे कपाट शयनम हितकर होता है जब जंगा और उरु के भग्र में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर में हितकर होता है कपाट शयनम। बुद्धिमान चिकित्सक को इसके लिए 5 कीलें लगानी चाहिए, संधियों के दोनों ओर 2-2। ठीक है, संधियों के दोनों ओर 2-2 तथा तल प्रदेश में 1 कील लगवाएं, जिससे रोगी जो है भग्र प्रदेश को न हिला सके। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मस्तुलुंगानाम भिन्ने कपाले, ये है मधु सर्पीशी दत्वा तत्तो निबद्धनियात
सप्तानाम च पिबेत कृतम। कहने का मतलब है कपाल भग्र होने पर यदि मस्तु लुंग का स्त्राव न हो तो, ठीक है, तो मधु और घृत रखकर पट्टी बांधे और रोगी को 1 सप्ताह तक घृत पिलावे। क्लियर है, 1 सप्ताह तक घृत पिलाना और उसे पट्टी बांधनी है। उसके बाद ये दूसरा अप्लाइड एस्पेक्ट की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। तो देखो तीसरा अप्लाइड एस्पेक्ट है हमारे पास गृष्टि क्षीरम ससर्पी शकम मधुर औषध साधितम शीतलम लाक्षया युक्त प्रातः भग्र पिबेनन। कहने का मतलब देखो सिंपल सा है कि इसमें बोला जा रहा है कि मधुर औषधियों से सिद्ध प्रथम प्रसव वाली गाय का ठंडा दूध घृत और लाख का चूर्ण मिलाकर भग्र मतलब फ्रैक्चर होता है कि रोगी को प्रातःकाल पिलाना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि तल भग्र जो होता है यानी हथेली पाम का भग्र जो है वाले व्यक्तियों को दोनों हथेलियों को मिलाकर बांधे और आम तेल का परिषेक करे। पहले हाथ में मिट्टी का पिंड धारण करें, इसके बाद नमक का पिंड रखें और हाथ में शक्ति आने पर पत्थर का पिंड ग्रहण करें। तो इस बात में थर्ड क्लिनिकल एस्पेक्ट हो गया हमारा। फोर्थ क्या रहता है, ऊर्ध्व कायेतु भग्रानाम मस्तिष्यम कर्णपूर्णम घृतपानम हितम नस्यम प्रशाखा स्व अनुवासनम। कहने का मतलब देखो क्या है, कहने का मतलब सिंपल है, शरीर के ऊर्ध्व भाग में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना चाहिए, शिरोबस्ती कर्णपूरण घृतपान और नस्य तथा शाखाओं के भग्र में अनुवासन बस्ती हितकर होती है। क्लियर है, यानी शरीर के ऊर्ध्व भाग में अगर फ्रैक्चर हो गया तो शिरोबस्ती कर्णपूरण घृतपान नस्य यही सारी चीज़ें बताई गई है, नस्य करे, और शाखाओं के फ्रैक्चर में अनुवासन बस्ती जो है हितकर होती है। तो ये हो गया इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो देखो हमने NCSM के सारे टॉपिक्स कवर कर लिया कि इसमें क्या क्या पंचभौतिक संगठन है, क्या उत्पत्ति होती है, टाइप है, कार्य है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।